रिलैक्सेशन। आप अपने कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। प्राणायाम आप कोई भी चीज करो, आपका अपना कार्य करो या कुछ, अगर आप डेली करते हो तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए। 3 बार हम लंबे गहरे श्वास के साथ प्राणायाम करेंगे। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड ऑन फॉर 3, 2, 1 and exhale. Another deep breath. Hold on for 3, 2, 1 and exhale. One more time. Hold on for 3, 2, 1 and exhale. अब अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे, हथेलियां वैसे ही रखेंगे आसमान की तरफ, और एक लंबे गहरे श्वास को लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3 बार जब हम करेंगे तो तीनों बार, हर बार मिनिमम 30 सेकेंड्स का उच्चारण हो। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ और उसे छोड़ते हुए ओम बोले। ओम। 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 श्वासों को नियंत्रित करें, आंखें बंद ही रखें और हाथों को जोड़ के अपने माता पिता गुरु भगवान गणेश का आवाहन करें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। अब धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होते हुए आंखों को रब करें, आंखों से फेरे और धीरे धीरे आंखें। मैं अपने गुरु का और ग्रैंड मदर का स्मरण करते हुए जो भी आपको सिखाऊंगी वो उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी गलती होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ। जी एकता जी, आपको कुछ क्वेश्चन है, आपने कहा। मैम क्वेश्चंस नहीं है वो, आपने बोला होमवर्क करना, वो मैंने हाँ, किया है थोड़ा। तो एक बार इनको बता दीजिए, इनका शायद मिस हो गया विशाल जी का, कि होमवर्क क्या दिया था। एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो ना। जी, तो वी कैन डिस्कस दैट क्विकली इन 10 minutes एंड देन आई स्टार्ट टीचिंग अहेड फॉर नक्षत्र। हम्म। क्या क्वेश्चंस थे? हाँ जी, मैं बता रही ओके। मैम जैसे कन्या राशि का था, उसके बॉडी पार्ट्स कौन सी मीन्स उनको डिजीज हो सकती है, पेट संबंधी और मतली, त्वचा निवारण, ये सब, चक्कर आना, ये हम्म। सब। और तो मिथुन राशि राशि। और उनके जी डिजीज। जी जी, हाँ जी, हाँ। मिथुन राशि, उनका स्वास्थ्य, हाँ, सर्दी, तो क्वेश्चन ये काफ। था कि जो भी राशि है उसके अनुसार हम्म कौन सा बॉडी पार्ट वो राशि रूल करती है, और हम्म उससे किस प्रकार के डिजीज हमें हो सकते हैं। जी। और जैसे मीन लगन के उनके मोटा शरीर, चेहरा थोड़ा गोल, ये सब उनकी मीन राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि का। हाँ जी, ये हम्म। तीनों थे। और वो था, ये क्वेश्चंस थे। ओके। और एक मैंने कुछ तो होमवर्क दिया था, मुझे जितना याद है, नक्षत्रों से रिलेटेड दिया था। हाँ जी, नक्षत्र का वो दिया था, उनके लॉर्ड और देवता तो हाँ, means, हाँ जी। नक्षत्र का स्वामी और हाँ नक्षत्र जी, की देवता, देवता, उसका हाँ जी। लिस्ट बनाने के लिए उसका कुछ जी एक्सप्लेनेशन हमने क्लास में लिया है, एक बार आप देख लीजिए विशाल जी अगर मिस हुआ है तो, एंड देन वी विल हाँ जस्ट सी अहेड हाँ कि जी, नक्षत्र। जी नक्षत्र हो गया था, आपने अच्छे से बताया था उसे। हाँ, नक्षत्र बताए थे मैंने, उसका ही थोड़ा सा पार्ट आज हम आगे का लेंगे, नक्षत्रों जी का, कि कैसे उसे देखा जाए।
हमने नक्षत्रों के बारे में क्या देखा, एक शॉर्ट में आप बस थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए एकता जी, आपको कितना याद है? मैम उनके लॉर्ड जैसे नक्षत्र के देवता और उनके क्या बोलते हैं उसको? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तो सिलेबस के हम्म। अनुसार नक्षत्र जो है वो हम 3 पार्ट्स में सीखने वाले थे। अगर आप खोलो तो उसमें से आज हम जो अगला पार्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र, जो हमारे सिलेबस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम्म। नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देवगण, मनुष्य और राक्षस, ये तीन जो है वो पार्ट में जो है वो नक्षत्र, उनको हम डिवाइड करते हैं। अब आप देखोगे कि जब आप अपना चार्ट देखते हो उसमें गण होता है, वर्ण होता है, योनि होती है, ये सब जो है इसका जो पंचांग में हम देखते हैं तो उसका संदर्भ कहाँ आता है, उसको क्यों देखा जाता है, और देवगण का मतलब क्या है, मनुष्य का क्या है, राक्षस का क्या है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो देवगण का मतलब क्या है कि इसके अंडर जो भी नक्षत्र आते हैं वो है अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त। इसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगी क्लास के एंड में, इसका वर्कशीट में आपको भेज दूंगी ग्रुप में। कि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से गण के अंदर कौन से नक्षत्र आते हैं। स्वाति, अनुराधा, ये जो नक्षत्र है, रेवती, इन्हें, इनके गुण जो है वो सात्विक और डिवाइन गुण देखे जाते हैं, और प्रोटेक्टिव, मतलब कोई भी नक्षत्र है जो पुनर्वसु है, पुष्य है, तो इसे देवगण से देखा जाता है। मतलब जो गण है वो आपको क्या बताएगा, उस व्यक्ति का स्वभाव, कि वो व्यक्ति सात्विक है, डिवाइन एनर्जी की है, और थोड़ी सी प्रोटेक्टिव है। अब इस पे पूरी कुंडली को आपको नहीं देखना है कि वो व्यक्ति बहुत ही सज्जन है या कभी गलती नहीं करेगा, उसमें बाकी पैरामीटर भी लगते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर नक्षत्र जो रूल करता है, ये उस नक्षत्र का क्लासिफिकेशन है, उसके सिग्निफिकेंट है। मतलब जिस दिन ये नक्षत्र आएगा उस दिन में भी आपको वैसी एनर्जी फील होगी अपने अंदर, या वैसा कार्य आप करोगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि पुष्य नक्षत्र पे शुभ कार्य किया जाता है, या सोना खरीदा जाता है कुछ, क्यों? क्योंकि ये सात्विक नक्षत्र है, ये डिवाइन नक्षत्र है, और ये प्रोटेक्टिव है। मतलब जो भी वेल्थ आप एक्युमुलेट करोगे या जो स्टडी आप उस दिन शुरू करोगे, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें हम स्टडी शुरू करते हैं, कोई भी नया लर्निंग है वो शुरू करते हैं। तो जो भी चीजें आप करते हैं वो उसमें प्रिजर्व हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। इसलिए देव नक्षत्र में या देवगण में जो है वो आपको वो सारी चीजें करनी। अब आपकी कुंडली में देवगण आता है, मतलब आपका नक्षत्र इन लिस्ट में से एक नक्षत्र है। यहाँ तक ठीक है? अब दूसरा जो है वो है मनुष्यगण। मनुष्य मतलब क्या है कि ह्यूमन नेचर। एक बहुत बड़ा मिथ है, मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि जैसे देवगण है, मनुष्यगण है, राक्षसगण, इसमें से राक्षसगण है राक्षसी वृत्ति के होते हैं, मनुष्यगण है वो दोनों के साथ बैलेंस करते हैं, देवगण जो है बहुत प्योर और पायस होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तीनों के ट्रेड सिमिलर ही होते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो राशि अगर लियो है और उसका ये हो रहा है, तो वो आपको याद इसीलिए रखना है कि अगर एक पर्टिकुलर राशि है तो उसके अंडर जो नक्षत्र आता है उनका जो ट्रेड है वो एक दूसरे से मिलता है, और वो कैसे मिलता है, इसलिए आपको उसका जो लिस्ट है वो मैं आपको शेयर करूंगी, आपको उसका टेंशन नहीं लेना। मनुष्यगण जो है वो बैलेंस नेचर उनका बहुत ज्यादा होता है, वो अति बहुत अग्रेसिव नहीं होते हैं, अति सात्विक नहीं होते। वो थोड़ा सोशल लाइफ में भी बिलीव करते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं, और उनका नेचर जो है वो बैलेंसिंग काइंड ऑफ होता है कि किसी भी प्रकार की व्यक्ति से वो मिले तो उनका कभी जो है वो अग्रेसिव नेचर नहीं आता है। तो आप बहुत बार से देखोगे कि बहुत से लोग हैं जिनका सब तरीके के लोगों से जो है उनका स्वभाव जो है वो मिल जाता है, कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डीलिंग में। कि जिसे हम बोलते हैं ना कि हर ग्रुप में फिट हो जाता है वो व्यक्ति, उनको किसी भी ग्रुप में प्रॉब्लम नहीं आती है, वो लेफ्ट आउट फील नहीं करते हैं या डिप्रेस फील नहीं करते, वो कंफर्टेबल रहते हैं। दैट इज मनुष्यगण। देवगण जो है वो राक्षस गण के साथ थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव एनर्जी जो है इंटेंस, उसका जो है वो मेल नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता है। तो वो बैलेंस जो है वो मनुष्यगण में बहुत अच्छा दिखाया जाता है। मनुष्यगण के अंदर कौन से नक्षत्र आते हैं? वो है भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुना, उत्तरा फाल्गुना, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा एंड पूर्वा भाद्रपदा। आपको अभी बस स्टडी क्या करना है, ये लिस्ट में जो दूंगी ना, तो कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि को रिप्रेजेंट करता है वो नोट्स में दूंगी मैं आज, वो आपको बस अच्छे से याद करना है।
डेली बस उसको पढ़ना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डेली एक ही नक्षत्र लीजिए, उसके बारे में जितने नोट्स मैंने क्लास में दिए बस उतने ही पढ़िए। गूगल पे जाके बहुत ढूंढने की, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उतने पढ़े तो भी आपका स्टडी हो जाएगा। जितना ज्यादा हम रिसर्च करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है कि अलग 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 इन्फॉर्मेशन आता है, और एक राइट इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जमा नहीं होती है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपका नॉलेज जैसे जैसे आप पढ़ोगे बढ़ जाएगा। तो ये नक्षत्रों का लिस्ट है। नाउ राक्षस नक्षत्र। राक्षस नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र के अंडर जो भी राशि या जो व्यक्ति आते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी एनर्जी, राक्षस मतलब बहुत अग्रेसिव, किसी को मारेंगे वगैरह ऐसा नहीं, बट उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है। तो हम देवगणों को कैसे देखते हैं कि बहुत बैलेंस है, किसी चीज का डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं। मनुष्यगण जो है वो दोनों तरीके से हर चीज में बैलेंस ढूंढते हैं। राक्षस नक्षत्र के जो नक्षत्र आते हैं उनके अंडर आने वाली व्यक्ति जो है, उनकी हर चीज में बहुत जल्दबाजी होती है। डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ही इंटेंस और बहुत मतलब दिल में ख्याल आया तो तुरंत उसके ऊपर काम करना है, ऐसा उनका हो जाता है। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जल्दी से जल्दी उनको किसी को शेयर भी करनी होती है। और अग्रेसिव भी होते हैं, इनको गुस्सा जल्दी आता है, पेशेंस लेवल कम होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं। तो इसके अंडर कौन से नक्षत्र आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक भी आप बता दीजिए कौन सा, इसके अंडर कौन सा अग्रेसिव नक्षत्र, क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है नक्षत्रों के ट्रेड। उस बेस पे कौन सा नक्षत्र आपको लगता है कि राक्षस नक्षत्र में आएगा, जो अग्रेसिव है या फायरी है, या जिसमें गलत चीजें या उग्र चीजें या तामसिक चीजें होने की आशंका बढ़ जाती है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि ऐसे नक्षत्र जब भी हमारे जन्म में के समय आते हैं तो उसकी शांति करने के लिए गुरुजी बताते हैं। तो ये कौन से नक्षत्र, बोलिए एकता जी। कोई भी एक, आपका अपना कौन सा जन्म नक्षत्र है, आप दोनों बताइए। आपका अपना नक्षत्र कौन सा है, लेट्स टॉक अबाउट योर नक्षत्र की, वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करता है। रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी के नाम में ही आपको क्या आता है, एक शांत शीतल ऐसा फील आता है ना उसमें। अब रोहिणी नक्षत्र को हमने कौन से गण में देखा, मैंने अभी आपको बताया था। रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति, चलिए आप आपकी बात करते हैं विशाल जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे ट्रेड हो, आप किसी ग्रुप से, आप बहुत सात्विक हो, या आप बैलेंस नेचर के हो, या आप बहुत अग्रेसिव हो। मैं ऐसे तो शांत है, लेकिन कभी मतलब मुझे वो पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। मतलब अगर कुछ भी बोलना है मुझे मुंह पे बोलो चलेगा, ऐसे सो पॉलिटिक्स यू आर पसंद नहीं है। झूठ पसंद बैलेंस, नहीं है। झूठ पसंद हाँ, नहीं, और बट आप मैं भी मुंह बहुत पे बोल गुस्सा। देता हूँ। हम्म। मैं भी मतलब मुंह पे बोल देता हूँ कि कोई भी हाँ। हो, कि ये हाँ। भाई तू गलत है, ऐसा। तो आपको सच पसंद है, हाँ। दैट मीन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। मतलब ये क्वालिटी क्या हो गई जो आपके अंदर है, वो प्योर क्वालिटी हो गई। आपको ट्रांसफॉर्मेसिव पसंद है, ट्रांसपेरेंसी किसी भी चीज में पसंद है। तो ये कौन से गण के अंदर आएगा, मनुष्य गण के अंदर आएगा, जो बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, जो झूठ हम्म। भी नहीं चाहते, बहुत पूजा अर्चना, बहुत सात्विकता भी नहीं चाहते हैं, बहुत सरेंडर भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा भी आता है, आपने कहा गलत हो रहा है तो आप बात भी करते हो, मतलब आप बहुत सात्विक भी नहीं हो। मतलब कौन से इसमें आ गया रोहिणी नक्षत्र, मनुष्य का। मनुष्यगण में आ गया। तो आपको बस ये याद रखना है, उसको कनेक्ट करना सीखना है। एकता जी आपका नक्षत्र कौन से इसमें आता है, आपको पता है, आपकी एनर्जीज कैसी है। मैम स्वाति नक्षत्र है। ओके, स्वाति नक्षत्र मैंने बताया है, अभी बताया है। अब आप बताइए कौन से गणों राहु, में आता है। राहु का नक्षत्र है। हाँ, और मैंने अभी दो ही बताए हैं, दोनों में से एक ही होगा आपका, तीसरा तो मैंने लिया ही नहीं है अभी तक। राक्षस गण हमने देखा ही नहीं है, राक्षस, और देव देखा है। तो मनुष्य का है मैम। नहीं, आपका जो स्वाति नक्षत्र है, आप किसी से फाइट कर सकती है क्या, नहीं। बहुत गुस्सा होती है,
हाँ, गुस्सा आ जाता है, बट हाँ, बट आप बोल किसी बोल को नहीं। कर हाँ। सकती हैं नहीं। हम्म। तो हम्म। आप थोड़ा विड्रॉ हो जाती है हम्म। और आप शांति चाहती है। जी। ये सात्विक गुण है ना, हम्म। कि किसी से झगड़ा नहीं होना चाहिए, आप अपने लिए हम्म। भी स्टैंड नहीं ले पाएंगी बहुत बार। हम्म। हम्म। मतलब स्वाति नक्षत्र कौन से इसमें आता है, देवगण में आता है। ठीक है। जो मैंने अभी लिस्ट आपको सुनाई थी। हम्म। अब हम्म। तीसरा है राक्षस गण, जिसको हमने क्या देखा कि बहुत इंटेंस एनर्जी होती है हम्म। और ये व्यक्ति जल्दी हम उनको उकसा सकते हैं। या हम्म। इस दिन जिस दिन ये नक्षत्र आएगा, जैसे मैंने कहा कि जिस नक्षत्र के लिए शांति करनी पड़ती है, कौन से हम्म। नक्षत्र है जिनके लिए हमें शांति बताई जाती है जन्म के। अश्लेषा। अश्लेषा। और फर्स्ट अश्विनी। हम्म। केतु, और केतु के नक्षत्र है ना। हाँ, नक्षत्रों के नाम बताइए। अश्लेषा सही अश्विनी, बताया। अश्लेषा, अश्विनी, और एक और। ज्येष्ठा, मूल। जी। मूल। ज्येष्ठा हम्म। भी सही नहीं बताया जाता हम्म। है, मूल, हम्म। शताभिषा, हम्म। कृतिका। तो ये नक्षत्र जो है, जो भी राक्षस गण के नक्षत्र आते हैं, उन सब में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी शांति बताई जाती है कि जन्म के बाद कुछ समय के बाद 6 महीने के अंदर ही उस व्यक्ति की शांति करे तो क्या होता है कि जो भी बेबी है उसका हम्म। चिड़चिड़ापन, क्राइंगनेस वो कम होगा, स्टबननेस कम होगा, तो शुरू में उनको रिजल्ट आएगा। अब जब हम शांति की बात करते हैं, मतलब शांति मतलब पूजा अर्चना वाली शांति, किसी भी नक्षत्र शांति, तो नक्षत्र शांति कब और कितने समय से करनी चाहिए। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हम उसको बोलते हैं कि आपका तो मूल नक्षत्र है, तो वो क्या बोलेगा, मेरी शांति हो गई है। ऐसा होता है ना बहुत बार कि वो आपको बताएगा ना, उनको आपने बताना है कि आपकी शांति कब हुई है। जैसे हम जेमस्टोन पहनते हैं तो आप देखोगे कुछ लोग 10 10 15 15 साल उसको पहने ही रखते हैं। फिर हम्म। उनको पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हाँ, वो जब पहना था तब मुझे फायदा तो हुआ था। हम्म। लेकिन जब कोई भी जेमस्टोन हम पहनते हैं वो हमारे बॉडी से सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो वो अपना रिजल्ट पहले 6 महीने में सबसे अधिक देता है। हम्म। उसके बाद उसका रिजल्ट धीरे 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 कम होता है। तो कितना भी मतलब जो भी कॉस्ट आपने स्पेंड किया होगा, मान लीजिए आपने 50,000 का रत्न ले लिया और पहना, पुष्कराज लिया, एमरल्ड लिया, कुछ भी लिया। अगर आपने 50,000 का लिया है, यू विल हैव टू ऑब्जर्व कि पहले 4 से 6 महीने में वो आपका कॉस्ट रिकवर हुआ या नहीं। आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट पहले 4 से 6 महीने में होना ही चाहिए। तो वो कॉस्ट रिकवर हो गया, उसके बाद अगले 3 साल में जो है वो आपका बेनिफिट। तो कोई भी रत्न जब आप पहनते हो तो 3 years and 8 months, इतने टाइम में वो आपको उसका मैक्सिमम रिजल्ट देता है। उसके बाद वो न्यूट्रल हो जाता है। वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा, बट वो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। ऐसे समय आपको क्या करना है, इमीडिएटली वो रत्न बदलने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर फिर से मंत्रों का जाप करना है। जैसे जुपिटर का है तो उसका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जाप होगा, वो जो भी काउंट है वो जाप करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको देखना है कि 3 साल 8 महीने के बाद में आपने जब वो रत्न पहना था उसके बाद आपकी महादशा चेंज हो गई है। क्योंकि जो महादशा स्वामी का रत्न है वो आपको लाभ देगा। अगर वो आपकी शत्रु राशि में आए हैं, देन यू कैन जस्ट रिमूव दैट स्टोन एंड टेक अनदर वन। अब कोई भी रत्न जब आप पहनते हो तब आपको देखना है कि वो आपके लग्नेश का शत्रु नहीं है और 6 8 12 जो घर है भाव, उनका स्वामी नहीं है। ये चीजें नहीं है तो आप उसको पहनो। अब मान लीजिए कि आपकी दशा चल रही है, जो जो भी महादशा स्वामी है वो आपका 6 8 12 का स्वामी है या लग्नेश का शत्रु है, तो वो रत्न आपने नहीं पहनना है। ये रूल्स अप्लाई करने के बाद आप जब पहनते हो तो वो 3 years and 8 months तक आपको रिजल्ट देगा। देन यू इधर उसको फिर से री एनर्जाइज कीजिए या तो जेम्स बदल दीजिए। इसी प्रकार से नक्षत्र शांति का होता है। जब भी हम कोई शांति करते हैं, मेरे पास तो ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि जो एकदम 50 क्रॉस हो चुके हैं और उनको बोला आपकी शांति हो गई, क्यों बोलते हैं हाँ हो गई। फिर अगर मैं उनको पूछूं कब, तब वो बोलते हैं बचपन में माँ बाप ने की। तो शांति का सबको सेम रूल है, 3 से 5 साल के दरमियान फिर से आपको एक बार सेम शांति करनी है। हर 5 साल, एक 4.5 साल तक एक शांति का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। उसके बाद शांति का भी वैसे ही आप करोगे, आपको इंस्टेंट विद इन 3 मंथ्स रिजल्ट आ जाएगा। बट वो नक्षत्र जो है जिसके आपने मान लीजिए कि आश्लेषा है या मूल है, आप शांति करोगे इमिडिएटली अच्छा रिजल्ट आएगा, बट धीरे धीरे वो अपने नेचुरल ट्रेड पे आ जाएगा ना, वो लाइफ टाइम के लिए प्यूरिफाई नहीं हुआ है।
वो एक ठराविक पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए प्यूरिफाई हुआ है। तो धीरे 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 वो अपने मूल रूप से आता है। अगले 4-5 साल में आपके प्रॉब्लम फिर से दिखने लगते हैं, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट अनदर सोल्यूशन कि शांति तो की है, अब कुछ और करते हैं। तो जब भी ये नक्षत्र आते हैं तो आपको क्लाइंट को बताना है कि हर 4 से 5 साल में एक बार फिर से आपको सेम शांति करनी है। तो उसका जो है वो री एनर्जाइजेशन साइकिल सेट हो जाता है, तब जाके उसका रिजल्ट आपको आता है। जन्म के समय की मतलब हो गया ऐसा नहीं, आपको फिर 5 साल में एक बार करनी है। ऐसे नहीं होता ना कि हमने आज प्रोटीन पाउडर खाया तो फिर हमारी कल बॉडी बन जाएगी, या 1 महीना प्रोटीन पाउडर खाया बॉडी बन गई, अब खाने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप बंद करोगे उसी दिन इमीडिएटली बॉडी आपकी नॉर्मल पे आने लगती है ना, उसी प्रकार इन चीजों का प्रभाव है। जितना समय आप उनसे सिंक्रोनाइज हो उतना टाइम वो आपको रिजल्ट देंगे। जैसे वो आपका सिंक्रोनाइजेशन कम हो जाएगा, यू ईदर हैव टू री एनर्जाइज विद पर्टिकुलर मंत्रास और चेंज द चेंज। तो शांति में वही है, नक्षत्र शांति में आपको फिर से वो प्लैनेट्स का मंत्र जाप करके होम हवन आहुति देके उसको री एनर्जाइज करना है, एंड देन इट इज अगेन रेडी टू प्रोड्यूस यू द रिजल्ट्स। कृतिका नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, शताभिषा, मूल, ये सारे कहाँ आते हैं? राक्षस गण के अंडर आते हैं। तो ये व्यक्तियों के ट्रेड भी आप देखिए, इनमें गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है, इम्पेशंस ज्यादा होते हैं, और हर चीज में इनको जल्दी होती है कुछ करने के लिए। अब इन नक्षत्रों में मैंने पहले बताया था या नहीं, बट मैं आपको फिर से बताऊंगी। अगर किसी की कोई वस्तु गुम हो जाती है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी क्वेश्चन आपके पास आता है कि मेरी ये चीज मिल नहीं रही है या गुम हो गई है, तो उसको कैसे ढूंढे? तो जनरली हम प्रश्न लगाते हैं कि कब मिलेगी। प्रश्न से सही उत्तर आता है कृष्णमूर्ति से, लेकिन सबसे आसान तरीका है वो टाइम नोट डाउन कीजिए। जब क्लाइंट ने आपको प्रश्न किया और उसको पूछे कि लास्ट टाइम उसने उस चीज को कब देखा था, या तो उसको कब याद आया कि वो चीज गुम हो गई है। जैसे 6 महीने पहले कुछ रख के छोड़ दिया, लेकिन उनको 4 दिन पहले ढूंढा तो नहीं मिल रहा है, तो आपने वो टाइम फ्रेम लेना है और उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा था ये देखना है। इट गिव्स यू वेरी एक्यूरेट रिजल्ट्स कि वो कैसे होगा। तो उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है वो आपको आंसर देगा, वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी। 3-4 दिन पहले ही मेरी जो यूएस की क्लाइंट है सोनाली जी, उनका फोन आया था मुझे कि उनकी बेटी का पासपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। तो उनकी बेटी का पासपोर्ट, एंड शी वाज ओवर स्ट्रेस्ड कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी क्या करूं, नया बनवाने के लिए जाऊं क्या? बट एक बार आप चार्ट देखिए। तो मैंने उनकी बेटी की कुंडली नहीं देखी और प्रश्न भी नहीं, मैंने उनको सिर्फ पूछा कि आपको कब याद आया कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। देन शी सेड कल वो हॉस्टल से घर पे आई, एंड देन शी आस्क्ड मी कि मम्मी मेरा पासपोर्ट दो, एंड देन आई रियलाइज कि वो तो उसके पास है, अब दोनों में से किसी को याद नहीं कि है कहाँ। तब मैंने उनका जो है वो प्रश्न लगाया और उसके साथ साथ नक्षत्र उनको पूछा कि कौन से समय हुआ था। वो पंचांग देखा, कौन सा नक्षत्र चल रहा था। जुपिटर का नक्षत्र चल रहा था। कौन सा चल रहा था ये आपको ढूंढना है। तो जुपिटर मतलब क्या है? गुरु है। उसे हम किससे जोड़ते हैं? स्टडीज से जोड़ते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, जरूर मिलेगा क्योंकि नक्षत्र शुभ है। और किसी बुक्स के कबर्ड में मिलेगा, या भगवान के बुक्स या कुछ आपने ऐसा रखा होगा, स्पिरिचुअल बुक्स या कुछ घर में, वहां पे आपको जरूर मिलेगा। दैट लेडी वेंट, शी फाउंड आउट एवरीथिंग। उन्होंने पूरा लाइब्रेरी खोला एंड शाम को फिर से कॉल किया कि नहीं मिला। मैंने पूरा बुक्स निकाला, इवन जो भगवान का सामान रखते वो भी निकाला, बट वो नहीं मिला। एंड देन शी वाज लाइक आई विल गो एंड रजिस्टर। तो मैंने उनको कहा आप 2-3 दिन इस चीज को छोड़ दीजिए और रिलैक्स रहिए। 3-4 दिन बाद अपने आप आपको याद आएगा, जरूर किसी बुक में या कहीं पे आपने रखा है, याद आएगा। 3-4 दिन रिलैक्स रहिए, डेफिनेटली मिलेगा। तो थोड़ा वो रिलैक्स हो गई। उनकी बेटी दूसरे दिन चली गई, एंड देन शी कॉल्ड मी ऑन द वीकेंड कि वो पासपोर्ट मिल गया। जब मेरी बेटी वापस गई और उसका एग्जाम का था, तो उसके अपने बुक शेल्फ में उसने रखा था। इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको नक्षत्र देता है। तो हमेशा हम बोलते हैं ना कि राशियों से जितना पास आप नहीं पहुंच पाते, उतना नक्षत्रों से। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद वो नक्षत्र के ट्रेड याद रखोगे। आपको खुद याद होना चाहिए ना कि कौन से नक्षत्र में कौन सी चीज होती है। जैसे अगर आश्लेषा नक्षत्र में कोई चीज चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है या आपको मिलती नहीं है, तो वो आपको कभी नहीं मिलती, वो गई। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर कोई चीज गुम हो जाती है तो वो आपको मिलेगी, लेकिन शायद 5-6 महीने बाद मिलेगी, जब आपको उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे समय पे।
मूल नक्षत्र पे अगर कोई चीज जो है वो गुम हो जाती है या खो जाती है या आप उसको ढूंढना चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगी नहीं और वो किसी और के भी काम की नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आश्लेषा नक्षत्र में गुम हुई वस्तु सिर्फ आपके पोजीशन से गई, किसी और को उसका लाभ होगा। मूल नक्षत्र में गई हुई वो किसी को उसका फायदा नहीं होगा, उसका स्वरूप बदल गया है या डिस्ट्रॉय हो गई है, टूट गई है। इस प्रकार से आपको नक्षत्र का क्वालिटी अपने सिक्स सेंस और इंट्यूशन से अलग अलग जगह पे जोड़ना आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप नक्षत्रों के बेसिक ट्रेंड्स कि उसका स्वामी कौन है, उसकी देवता कौन है, ये याद रखोगे तब हो जाएगा। जैसे जुपिटर का नक्षत्र है, तो जुपिटर स्पिरिचुअल भी है, एक्सपांशन भी है, बुक्स भी है, स्टडी भी है, नॉलेज भी है। इसीलिए स्पिरिचुअल बुक्स या कबर्ड, तब उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के बुक शेल्फ जो स्टडी के है उसमें ये वो था, लेकिन उसके नीचे भगवत गीता रखी थी उसने। सो यू गिव दिस मच एक्यूरेट ओनली व्हेन योर फाउंडेशन इज स्ट्रांग। इन पराशरी फाउंडेशन और बेसिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एकता जी, आप प्रैक्टिस भी कर रही है ना अभी, तो कैसा आपका अनुभव है आप ये सब चीजों के बारे में? बेसिक्स का आपको कितना फायदा होता है? मैम प्रैक्टिस करें, हाँ जी, बेसिक मेन बेसिक ही है। मीन्स आपको हर चीज से कनेक्ट करना पड़ता है बेसिक हाँ, चीजों को, हाँ जी, प्रिडिक्शन के डिफिकल्ट है लिए। जब भी आप कुंडली हम्म। देखोगे ना, सो डोंट हम्म। गो इन हरी कि किस पे किसका दृष्टि है क्या है। एक हम्म। कुंडली के लिए 1 आवर का समय लीजिए, शुरू में आप क्लाइंट से इनफ हम्म। टाइम लीजिए। लेकिन जो हम्म। मैंने आपको रूल्स बताए हैं ना, रूल्स हम्म। याद है ना आपको? जी। मैं फिर से दोहराऊंगी, जब हम कुंडली लगाएंगे तब हम्म। वो सारे स्टेप्स देखिए, सारे स्टेप्स अप्लाई कीजिए, तब आपके प्रिडिक्शन रेडी कीजिए। ऐसा जब आप हम्म। 6 मंथ एवरी डे करोगे ना, देन यू विल बिकम मास्टर। हम्म। यू जस्ट लुक एट द कुंडली एंड 4-5 प्रिडिक्शन आप दे दोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो गया। लेकिन सबकॉन्शियस में स्टोर होने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो पता होने के लिए डेली उसको पढ़ना है। पढ़ने का हम्म। सिंपल तरीका है, अभी हमारा जो थियरी चल रहा है उतने टाइम तक बस डेली आप एक एक नक्षत्र लेके पढ़िए। जैसे हम कुंडली लेंगे, देन आई विल आस्क एवरीबॉडी कि डेली एक प्रश्न लगाओ और उसका स्टडी करो कि आज के दिन कौन सा नक्षत्र है और आज के दिन मेरे हम्म। जीवन में कौन सी घटनाएं होगी। अपने आप को एनालाइज कीजिए, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपने अगले वीक में क्या करना है क्या नहीं। दिस इज कॉल्ड वैदिक टाइम टेबल। जैसे हम्म। आपको पता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं ना कि नेक्स्ट वीक मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। जब आप ये हम्म। नक्षत्र और पंचांग और पंच पक्षी ये सारा कॉम्बिनेशन करोगे ना, यू कैन मेक अ परफेक्ट प्लान कि मुझे हम्म। नेक्स्ट वीक टूर पे जाना है, तो कौन सा दिन अवॉइड करना है। अगर हम्म। मैं वो दिन अवॉइड नहीं कर सकती हूँ तो मुझे कौन सी प्रिकॉशन लेनी है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपका कभी ट्रैवल आता है, इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके, जिससे आपका डैमेज शायद हो लेकिन कम हो जाएगा। मान लीजिए आपको कहा गया है कि थर्सडे को इस वीक में आपका जो है पंचांग के अनुसार ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट आपके ऑफिस की मीटिंग उसी दिन आपका फ्लाइट बुक है, तो आपको ऑप्शन तो है नहीं कि आप कैंसिल करोगे, आपको जाना है। नाउ व्हाट यू विल डू, ये वास्तु और एस्ट्रो दोनों में काम करता है। व्हाट यू विल डू, थर्सडे को आपको जाना है, ट्यूसडे का टाइम जो है वो अच्छा टाइम, ट्यूसडे आपने जाना चाहिए, लेकिन टिकट तो आपका थर्सडे का बुक है, थर्सडे इज हम्म। नॉट गुड। ट्यूसडे पैक योर बैग, जो भी आपको उस दिन लेके जाना है, पैक योर बैग एंड कीप इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इन पंचपक्षी वे इन द सक्सीड टाइम। जब आप वो बैग उसको बाद में खोलना नहीं है कि ये रह हम्म। गया डालना बैग में, वो रह गया, प्रॉपर बैग पैक करके ट्यूसडे के दिन या जो भी अच्छा दिन आ रहा है उस दिन उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। एंड थर्सडे के दिन जस्ट टेक द बैग फ्रॉम देयर एंड गो। आपका जो भी ऑब्स्टेकल है वो हम्म। ऑब्स्टेकल थोड़ा सा कम हो जाएगा, या आपका जो नुकसान होने वाला था वो उतना नहीं हो जाएगा, आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में वायु तत्व को एक्टिवेट कर दिया। वायु तत्व को एक्टिवेट कर दिया, वेस्ट एक्टिवेट करने के कारण क्या हो गया, कपड़े क्यों? क्योंकि वो हमारी एनर्जी कैरी करते थे। बैक पैक मतलब हमारे कपड़े आ जाते हैं ना, हमारी चीजें आती है। सो यू हम्म। पैक्ड इट इन द पॉजिटिव टाइम फ्रेम एंड केप्ट इट एंड यू डिड नॉट टच इट। बार बार दूसरे दिन बैग खोल के एक और शर्ट भूल गया, एक और भूल गया, ऐसे नहीं करना है। एक बार हम्म। पैक करके छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिस वर्क्स इन द मेनी ऑफ द टाइम। ये एक रेमेडी आप कर सकते हो जब ऐसा नहीं आता। लेकिन ये आप कब करोगे, जब आपको अपना डे प्लान करना है वैदिक वे से। तो किसको पैसे मांगने हैं नेक्स्ट वीक, तो कौन सा दिन अवॉइड करना है, किसको पैसे देने हैं, कौन सा दिन अवॉइड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है कौन सा। एवरी वीक यू जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप ये सब प्लानिंग जो है ना ये सैटरडे को करोगे। बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पहला दिन जो है वो संडे होता है।
हमारा दिन संडे से शुरू होता है, सैटरडे को खत्म होता है, मंडे इज नॉट द फर्स्ट डे। सो हम्म, आप हर वीक का संडे टू सैटरडे प्लानिंग, एवरी सैटरडे ट्राई डूइंग दिस। इस सैटरडे आप ट्राई करके देखिए। धीरे धीरे हम्म, आपको शुरू में ना टाइम टेकिंग लगेगा या थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे आपको याद आएगा ना कि कौन से नक्षत्र है या कौन सा काल चल रहा है, राहु काल कब चल रहा है, देन इट विल बी प्रैक्टिस इट जस्ट अ 5 मिनट जॉब एवरी वीक। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा स्केड्यूल कैसे होना चाहिए। हम इतना स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीते हैं ना आजकल कि बहुत कोई चेंजेस हमारे लाइफ में होते नहीं है। रोज उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही कम बार कुछ चीजें होती है, एंड देन इवन लास्ट मोमेंट समथिंग कम्स अप। तो उस समय आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर दिन, जैसे आज मुझे अचानक किसी को फोन आया कि शाम को बर्थडे है आ जाओ, देन यू जस्ट हैव टू सी टुडेज टाइम कि मैं कौन से टाइम गिफ्ट लेने जाऊं, तब मुझे अच्छा गिफ्ट मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, लास्ट टाइम आपको कार नहीं मिलेगी, पेट्रोल पंप पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, आप ओकेजन पे थोड़ा डिले पहुंचोगे। सो ट्राई टू सी कि आप इसमें से कौन सी चीज पहले करके रख सकते हो, वो दिन आपके लिए कैसा है, उस दिन चंद्र की स्थिति कैसी है, वो आपको क्या देगा। चंद्र की स्थिति आपको बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट देती है टू प्लान योर डे। क्योंकि 2.5 दिन सबसे कम से कम ट्रांजिट जो होता है वो चंद्र का होता है। तो उतने कम समय में होने वाले एक्टिविटीज जो है वो इमोशन से जुड़े होते हैं, क्योंकि उसका कारकत्व वो है। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे हम लेते हैं कि 2.5 दिन का, मान लीजिए अभी चंद्र किस राशि में है वो हम देखेंगे। तो उस बीच में राहु काल उस 2 दिन में कब आ रहा है, नक्षत्र उस बीच में कौन सा चल रहा है, वो हमारे चंद्र नक्षत्र से मित्रु है या शत्रु है, वो देखना है। एंड देन आपको जो एक्टिविटी करनी है वो कौन से नक्षत्र के अंडर आती है। ये जब आप एनालाइज करोगे ना, इट इज रियली अ फन। थोड़ा बोरिंग लगेगा बट आप करने लगोगे ना, इट्स वेरी फन। कि आपको लगेगा कि अरे हाँ मैंने ऐसे सोचा था और ऐसे ही हो गया, क्योंकि मैंने सारे रूल्स जो को कंटिन्यू फॉलो किए। सो ट्राई दिस वैदिक वे ऑफ मेकिंग योर प्लानर। अब हम आते हैं फिर से हमारे नक्षत्रों के ऊपर। अब क्लासिफिकेशन हमने कौन से देखे, 3 देखे। देवगण के लोग जो है वो जेंटल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सात्विक डिवाइन होते हैं, एथिकल होते हैं। मनुष्य गण के होते हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं और बैलेंस लाइफ में चाहते हैं, सोशल लाइफ अच्छा चाहते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न और थोड़ा सा ट्रेडिशनल दोनों का बैलेंस अपने जीवन में चाहते हैं। राक्षस गण के व्यक्ति होते हैं, उनमें बहुत स्ट्रांग ईगो होता है, हर चीज को करने के लिए इम्पेशंस होते हैं, इंटेंसिटी होती है और थोड़े से डोमिनेंट भी होते हैं। अब ये जो है, ये ट्रेड आपको सबसे ज्यादा काम कहाँ पे आएंगे, तो जब हम शादी के लिए कुंडली मिलाते हैं, वहां पे ये जो है ये हमें सबसे ज्यादा काम आएंगे कि दोनों में से कौन से गुण फ्रेंडली है। राक्षस गण देवगण साथ में आएंगे तो कैसे होगा, मनुष्य गण देवगण साथ में आएंगे तो कैसे होगा। तो वो व्यक्ति जो है वो कपल है, एक दूसरे से कैसे बिहेव होंगे। मान लीजिए कि देवगण और राक्षस गण साथ में आए, राक्षस गण इज डोमिनेंट, देवगण इज सात्विक, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, एक पार्टनर हमेशा सबमिसिव या कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहेगा। हमारे शास्त्र में इसीलिए गुण का मिलना, जो गुण मिलन कहते हैं, कुंडली मिलन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारी जैसे नाड़ी मिलन होता है, गुण मिलन है, गण मिलन है, योनि मिलन है, ये बताता है कि आपकी शादी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके 12 गुण हो गए हैं तो शादी नहीं होगी, होगी, लेकिन वो कितनी स्ट्रांग होगी, वो टिकेगी या नहीं टिकेगी, या वो होने के बाद आपको बच्चे होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद आपके हेल्थ इश्यूज एक दूसरे को नहीं हो सकते। एंड इफ यू गो इन द डीप रिसर्च ऑफ दैट, इट कनेक्ट्स यू टू द साइंस। जैसे सेम क्रोमोसोम होने के कारण नेक्स्ट जनरेशन में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वैसे ही सेम नाड़ी होने के कारण संतति सुख में बाधा आती है। रिजल्ट सेम है, सूत्र सेम है, बस हमें शास्त्र का आधार पता नहीं होता है, तो हम इसे सुपरस्टिशियस मानते हैं कि कुंडली मिलाने से क्या होने वाला है। ऐसे थोड़ी शादी चलती है, मन मिल गया, बैलेंस हो गया, बट ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। हमें बस वो पता नहीं है और हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें हमें कब काम आएगी, जब हम शादी का, किसी का जो है विवाह मिलन करने के लिए हमारे पास कोई चार्ट आएगा, तब आएगा। अब जो क्लासिफिकेशन आता है नक्षत्रों का, वो योनि बेस्ड जब आता है, तो उसको हम कैसे देखते हैं कि जो अपोजिट योनिज होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी। जैसे कि टाइगर है और बफेलो है, या तो कौन सा नक्षत्र है वो कौन सी योनि को रिप्रेजेंट करता है, वो हमें देखना है। अब आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र जो है उसे घोड़े को रिप्रेजेंट करता है वो, जैसे कि हॉर्स उसका सिंबल है। रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का सिंबल क्या है, सरपंट है। मघा नक्षत्र है, उसका रैट है।
तो ये जब आप योनि मिलन करोगे उसमें भी आपको कौन सा नक्षत्र कौन सी योनि को रिप्रेजेंट करता है ये पता होना चाहिए. दैट मीन्स ओनली एंड ओनली डीप स्टडी ऑफ नक्षत्र कैन गिव यू द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर लाइफ, your relation, your married life, your career, everything. All you have to do is just connect the dots in the right way. अब उसमें अगला क्लासिफिकेशन नक्षत्रों का क्या आता है कि नाड़ी. नाड़ी में कौन सी आती है? आदि, मध्य एंड अंत्य. ये चीज आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आयुर्वेद से भी जुड़ी है, योग शास्त्र से भी जुड़ी है, जिसमें हम नाड़ी परीक्षण करते हैं. नाड़ी परीक्षण का मतलब क्या है? आपने कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है? जो आपको यहाँ पे पकड़ के फिर आपको बताएंगे. अगर आप कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपकी नाड़ी चेक करेंगे, बस 2 मिनट के लिए हाथ रखेंगे, एंड दैट पर्सन कैन टेल यू योर नेचर. आपका वात कफ पित्त है, उसके बेस पे आपको गुस्सा कितना आता है, आपको लाइफ में चीजें कैसी. इट इज सो मच कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, योग शास्त्र, आयुर्वेद, ये सब का परफेक्ट बैलेंस ही हमारे जीवन को संपूर्ण बना सकता है. तो तीनों का एक बैलेंस स्टडी होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ ज्योतिष आता है. जब ज्योतिष आता है तो आपने एलोपैथी रिकमेंड ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट द ब्रांच दैट कम्स विद द राहु एंड द एडवांस मेडिकल, एंड देन दैट कम्स विद द अनदर प्रॉब्लम्स ऑफ दैट. इसलिए आपको जितने भी रूट से उन सब का एक दूसरे से कनेक्शन पता होना चाहिए. कि अगर मान लीजिए कि आदि नाड़ी है तो वो व्यक्ति कौन सी प्रकृति के अंडर आता है, वात पित्त या कफ. और वो प्रकृति डिफाइन करेगी कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आदि नाड़ी. आदि नाड़ी का व्यक्ति जो होता है वो वात प्रकृति का होता है. नाउ यू विल जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वात प्रकृति के अंडर कौन सी राशि आती है. एयर एलिमेंट आता है तो एयर एलिमेंट के अंडर कौन सी राशि आती है, उनका स्वभाव कौन सा है, उन राशियों को कौन सा नक्षत्र रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ओनली बाय नोइंग दैट पर्सन्स नाड़ी, इफ यू नो ऑल दिस, यू कैन टेल ऑल हिज चार्ट. सिंपल है ना. दिस इज व्हाट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स डज. व्हेन यू गो समटाइम्स दे विल टेल यू ऑल योर लाइफ बेस्ड ऑन दिस, कि आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है, आपका स्वभाव कैसे होगा, आपकी शादी में प्रॉब्लम है या नहीं है. ये वो बताते हैं आपको. क्यों बताते हैं? बिकॉज आपकी नाड़ी से उन्होंने आपका नक्षत्र ढूंढा, नक्षत्र से आपकी राशि ढूंढी और आपका तत्व ढूंढा. दिस इज द कंप्लीट चेन ऑफ दैट. नाउ मध्य नाड़ी. मध्य नाड़ी जो है वो है पित्त. तो पित्त नाड़ी होगी तो वो कौन से इसमें आता है, पित्त प्रकृति के लोग जो है वो कौन से नक्षत्र के अंडर आएंगे. अंत्य नाड़ी है तो वो कफ है. कफ मतलब दोनों का जो है वो बैलेंस है, वात एंड पित्त प्रकृति को जो मिक्स करते हैं तो वो पद कफ हो जाता है. उसका इम्पैक्ट कैसे आता है? अब ये तीनों नाड़ियों में से जब कोई भी सेम नाड़ी की शादी जब आती है तो उसे महादोष माना जाता है. उसमें जो है वो क्रॉनिकल डिसीज नेक्स्ट जनरेशन में आना शुरू होते हैं. आई विल जस्ट गिव यू द सिंपल एग्जाम्पल हियर. हिंदू शास्त्र में ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं. आजकल कम करते हैं, पहले बहुत ज्यादा करते थे. अगर कुंडली नहीं मिलती थी तो शादी नहीं होती थी. साउथ पीपल दे आर सो मच इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज. आप सबको प्रभास पता है, फेमस एक्टर प्रभास. ही इज 48 years old now, बाहुबली, एंड ही इज नॉट मैरिड. वाई ही इज नॉट गेटिंग मैरिड? ही इज सो फेमस, रिच, हैंडसम. उसको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी वो. तो और उसको खुद को भी कोई लड़की पसंद आएगी. व्हाई ही इज नॉट गेटिंग मैरिड? एनीबडी हैज एनी आइडिया? हैव यू? मतलब ये तो चीजें सबको पसंद होती है ना कि बॉलीवुड हॉलीवुड वालों के साथ क्या हो रहा है, उनके लाइफ में क्या है चल रहा है. इसका हमें अपने लाइफ से ज्यादा उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है. सो वो शादी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी जो ही इज इन टू लव विद दिस एक्ट्रेस जो बाहुबली में उसकी मदर दिखाई थी, अनुष्का उसका नाम है शायद, उसका नाम मैं भूल गई, जो उसकी मदर थी. उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही. And because their kundali is not matching, he has decided not to marry anyone, but not to marry that girl also, कि उसका भी लाइफ खराब नहीं, मेरा भी नहीं. And this has been told by him only, क्योंकि मैं जब यूएस जाती हूँ तो मेरे जो क्लाइंट है उसका कजिन उनका नेबर. So he told us कि this is the real reason he is saying he is delaying the marriage, कि उसके उसके साथ कुंडली नहीं मिल रही. मीन्स इवन ऑन दैट लेवल द पर्सन इज गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस कि अगर कुंडली नहीं मिल रही है तो मैं शादी नहीं करूंगी. Of course, he is emotional person. He has feelings for the girl, so he decided not to marry to any girl.
बट इतना इम्पोर्टेंस साउथ पीपल दे कीप इन आवर शास्त्र। दूसरा एक्टर है, आप देखोगे, चिरंजीवी सन हु गॉट ऑस्कर फॉर दैट नाटू नाटू सॉन्ग, रामचरण तेजा। सो उसको ऑस्कर मिला था, यू मस्ट हैव सीन। ही हैज अ हैबिट ऑफ कैरिंग हिज आइडल्स। जो भी उसका पूजा का एक बॉक्स आता है, तो वो अपने बॉक्स में सारे भगवान के आइडल्स लेके जाता है। इवन ही गोज टू होटल रूम और वेयर एवर ही प्लेस द आइडल, ही डज एवरी डे संध्या एंड मॉर्निंग पूजा, एंड देन ही स्टार्ट्स हिज डे और एंड हिज डे। जब उसको ऑस्कर मिला था, वो इतना इमोशनल हो गया था दैट ही डिसाइडेड कि वो अपने भगवान के दर्शन लेके फिर वहां जाएगा और आके फिर से दर्शन लेगा। सो ही वेंट फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द ऑस्कर बेयर फिट विदाउट शूज। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वो बिना चप्पल पहने यहाँ से ऑस्कर लेने गया था। सो दिस मच दिस पीपल गो डाउन टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, कि ये जो रूल्स बने हैं ना, वाई बिकॉज अगर आप देखो तो सदर्न पार्ट में लोग जो है उनके घर में ही ये सारी चीजें बताई जाती है, मंत्र सिखाए जाते हैं बचपन से ही। उनके घर में खाना बनते समय अलग मंत्र होता है, खाना सर्व करते समय अलग होता है, उठने के बाद होता है। एंड दे आर द हाईली एजुकेटेड, ऐसा भी नहीं कि अनपढ़ गंवार है तो कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। इंडिया में हम देखें तो हाईली जो सबसे ज्यादा एजुकेशन है वहां पे है, तो भी वो लोग सब चीजें कर रहे हैं, तो क्योंकि उसके पीछे का साइंस वो जानते हैं। तो हमें वही अवेयरनेस लाना है। हम जब सीखते हैं तो पहले अपने आप में कि ये करना है, ठीक है, ये क्यों करना है, इसके पीछे क्या शास्त्र है, सेम नाड़ी है तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्यों संतति नहीं हो सकती, इसका साइंस से क्या कनेक्शन। when you try to connect the dots like this, astrology becomes very easy and non debatable subject. Why astrology is debatable subject? आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी पे डिबेट या बिलीव सिर्फ वही लोग नहीं करते हैं जिनको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। मेरे साथ अगर कोई करे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है या कोई भी अगर बोले कि एस्ट्रो तुम जो करती हो इट्स नॉट लाइक रियल, इट्स सुपरस्टिशियस, तो मैं उनको बोलती हूँ आप साइंस को मानते हो, क्यों मानते हो? क्योंकि आपको बचपन से साइंस सिखाया गया है, घर में सिखाया है, स्कूल में आपको फर्स्ट ग्रेड से ही H2O मतलब पानी सिखाया है, तो आपको पता है। आप पहले जाके एस्ट्रोलॉजी सीखिए, उसके बाद आके मेरे साथ डिबेट कीजिए। जिस चीज का आपको नॉलेज ही नहीं है उसको आप रॉन्ग प्रूफ करने में मत लगिए, पहले उसका नॉलेज लीजिए फिर उसको प्रूफ के साथ रॉन्ग कर दीजिए। नासा भी जो कैलेंडर फॉलो करता है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार करता है, विच इज साइंटिफिकली वी से द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट दे डिसाइड कि रॉकेट कब लॉन्च करना है या कौन सा मोमेंट। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट from the earth, from the nakshatra, from the different planet, means it is the same knowledge, we just don't want to look at it and then we try to prove it wrong. So just be ready to get a deep knowledge, and again that comes with the practice, research। जितना एक क्लास में आप सीखोगे उतना काफी नहीं है, आपको अपना रिसर्च करना है ताकि आपको पता चलता है कि सही स्टडी क्या है, गलत क्या है, और आपके लिए कौन सा है, आपके पास कौन से टाइप के क्लाइंट आने वाले हैं, तो आपने किसमें मास्टरी करनी चाहिए। बेस्ट वे आई टेल यू, जैसे ही ये क्लास खत्म होगा ना, वी विल जस्ट टेक अ क्विज, आप मुझे याद दिलाना कि आपकी मास्टरी किस में है। लेट्स से द एस्ट्रोलॉजी, यू ऑल आर गोना बिकम एस्ट्रोलॉजर, बट कौन सा एस्ट्रोलॉजर? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। एकता जी ने पिछले क्लास में ही कहा था कि उनके पास एक ही टाइप के क्लाइंट आते हैं, एक ही प्रकार की ग्रह दशा है उस प्रकार के। हर किसी का ये अनुभव रहता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप के क्लाइंट 80 to 90% आते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई दैट, यू जस्ट स्टडी ओनली फॉर दैट। मान लीजिए किसी का फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, जस्ट पिक द शेयर मार्केट एंड जस्ट लर्न फ्रॉम दैट। फॉरगेट अबाउट अदर कि मुझे 10 क्लाइंट सर्व करने हैं, दो ही करो, लेकिन ऐसे करो जो आपसे नॉलेज लेंगे तो आपको 10 की फीस देके जाएंगे, बिकॉज यू हैव टेकन दैट स्पेशलाइजेशन in your subject. So being astrologer is not a specialization. Being relationship advisor, finance advisor, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसके जो ब्रांचेस है उसमें से जो आपकी कुंडली आपको बताती है कि आप उसमें मास्टरी करोगे, पिक दैट वन एंड जस्ट बी स्पेशलाइज। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को आंसर नहीं करेंगे, बाकी लोगों को बताइए, बट देन यू कैन टैग योर सेल्फ दैट आई चेक द चार्ट फॉर दिस, बट इफ यू वांट टू एनालाइज योर फाइनेंशियल सिचुएशन माय फीस इज डबल, बिकॉज यू आर स्पेशलाइज इन दैट। सो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर नॉलेज। मुझे ये याद दिलाना जब क्लास खत्म होगा उसके पहले कि हर एक का स्पेशलाइजेशन कौन से फैक्टर में है, और आपको उसी प्रकार के क्लाइंट आते रहेंगे, तो ये तो और भी अच्छा है ना कि आप अपने आप को उस तरीके से एनहांस करो।
नाउ विल सी कुछ एग्जांपल्स। जब हम राशि के हिसाब से क्लासिफिकेशन लेते हैं हर जोडियाक का, कि एक नक्षत्र जो है वो कौन सी राशि के अंडर आता है, तो लेट्स सी कि एरिस यानी कि मेष, मेष राशि के अंडर जो है वो अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र आते हैं। नाउ यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट कि कृतिका का कौन सा चरण आता है, और उसके आगे का चरण जो है वो टॉरस में, मतलब अगली राशि में चला जाता है। आधा कृतिका एरिस में आएगा, आधा टॉरस में जाएगा। अब बस आपको ये नक्षत्रों के स्वामी कौन से है ना, ये याद होना चाहिए। अश्विनी का स्वामी कौन है? केतु है। भरणी का स्वामी वीनस है। और कृतिका का स्वामी सूर्य है। मतलब एक ही राशि में तीन अलग अलग ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ गया ना। मतलब मेष राशि की तीन व्यक्तियां अगर आप लेते हैं तो वो एक जैसा बिहेव करेगी क्या? नहीं। केतु के अंडर आने वाली व्यक्ति अलग बिहेव करेगी, सूर्य के अंडर आने वाली व्यक्ति अलग बिहेव करेगी। मतलब जो नक्षत्र का स्वामी है उस प्रकार का ट्रेड, उस नक्षत्र का ट्रेड उस राशि में देखने को मिलेगा। इसका भी चार्ट मैं आपको दे दूंगी क्लास के बाद ही इमीडिएटली, कि कौन सा स्वामी कौन सी राशि के लिए रिप्रेजेंट करता है और कैसा है। तो आपको ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। नाउ हमें क्लासिफिकेशन चरण और पद ये किस लिए चाहिए होते हैं? मैंने आपको चरण पिछले बार ही बताया था कि 360 डिग्री वी डू द पार्ट्स। 13.20 जो अंश उसका आता है दैट इज 111 नक्षत्र वी रूल। क्योंकि हम 12 घरों की जब कुंडली बनाते हैं तो उसको हम जब 360 डिग्री में देखते हैं तो 12 राशियां उसमें हो जाती है। तो एक राशि को कितना अंश मिलता है, यानी कितनी डिग्री मिलती है? 30, 30 मिलती है। और एक नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र है, सो 27 डिवाइडेड बाई 360 अगेन, तो एक नक्षत्र को कितने डिग्रीज मिलते हैं? तो आपको ये भी एनालाइज होना चाहिए कि जब वो ग्रह उस घर में है लेकिन वो कौन से नक्षत्र में आता है, that will change the complete trade. Sun in 11 will give different results based on the degree. Now जब डिग्रीज की बात आती है, I want to tell you कि ये बात का पार्ट है, मैं आपको सिखाऊंगी। अब जस्ट मुझे एक मैंने रिसेंट चार्ट देखा, उसके अनुसार मुझे आपको बताना है। आपका ग्रह जो है ना वो जितना हाईएस्ट डिग्री है उतना ज्यादा उसको वृद्ध यानी कि मैच्योर कहा जाता है प्लैनेट, वो उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देने के लिए सक्षम होता है। और जितना कम डिग्री पे है उतना उसका पावर जो है वीक होता है, तो वो ज्यादा रिजल्ट नहीं देता है। इसे हम तीन अवस्था में देखते हैं उस ग्रह को। बाल्यावस्था में देखते हैं, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था मतलब इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी मतलब कि वो प्लैनेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है उतने सारे डिलीवर करने के लिए सक्षम नहीं। दूसरा है युवावस्था, मतलब बैलेंस्ड है, जितना उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो डिलीवर करेगा। एंड वृद्धावस्था, एस्ट्रोलॉजी में वृद्धावस्था को आप ऐसे लोगे कि सबसे ज्यादा परिपक्वता उसमें आ जाती है। लाइफ के पूरे ट्रेड्स धक्के खा के वो मैच्योर हो जाता है, सही गलत का ज्ञान होता है। तो जो आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देने के लिए सक्षम होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो हाईएस्ट डिग्री है तो आपके जीवन में सब अच्छा ही करेगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि वो प्लैनेट कौन सा है, वो कहाँ बैठा है, वो मैलेफिक है या बेनिफिट है। तो उसकी जो भी क्षमता है वो आपको ज्यादा देगा। If the planet is capable to give you good results, he will give you the good results. If it is capable to bad results, तो extreme bad results, क्योंकि डिग्री हाईएस्ट है। रिजल्ट गुड है या बैड है, जितनी डिग्री है उतना ज्यादा वो आपको उस बेस पे रिजल्ट देगा। आई रिसेंटली गॉट वन कुंडली विथ मी, जहाँ पे जो पर्सन है, आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें भाग्य से जो मिलता है वो जुपिटर दे देगा, लेकिन कर्म से जो मिलने वाला है कलयुग में वो सैटर्न ही देता है। और अगर कर्म से हम कुछ नहीं कर पाए तो थ्रू आउट द लाइफ वो स्ट्रगल चलता है। You can compare this to Rahul Gandhi's Kundali also. See his Saturn, how it is sitting. He has got everything with Bhagya, but he's struggling to prove his own identity. He don't have his own identity. अगर वो कांग्रेस में नहीं है तो उनका अपना कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है। Saturn plays very crucial role in our career in astrology in modern time. और कुछ लोग आप देखोगे कि जन्म से ही, इलोन मस्क का चार्ट आप देखिए, शुक्र और शनि की युति है। जन्म से रिच नहीं है, कर्म से रिच है, बट उनका एफर्ट डालने का एनर्जी जो है वो कहाँ से आता है? शनि से आता है। शनि बुरा प्लेनेट है, कर्म का फल देता है, सब ठीक है, लेकिन कर्म करने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। वो अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाना है ये हमें आना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम प्लेनेट को समझेंगे और फिर उसको एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई करेंगे तब उसका रिजल्ट हमें अच्छे से मिलता है।
because it is always said that astrology is a corrective science, not the predictive science. Predictive science means what? कि आपने प्रिडिक्शन दे दिया, हो गया. करेक्टिव साइंस मीन्स योर प्रिडिक्शन केम कि आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा और कौन से एफर्ट डाल के मिलेगा, यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट एंड दैट्स हाउ वी लर्न. तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हर प्लैनेट का सिग्निफिकेंट और वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, उस नक्षत्र का सिग्निफिकेंट एंड उसका हमारे जीवन पे कैसा इम्पैक्ट है. हमारा चंद्र नक्षत्र कितना प्रबल है हमें कुछ देने के लिए, हमारे महादशा स्वामी का नक्षत्र हमें आज के समय में ये देने के लिए कितना प्रबल है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसीलिए जो नक्षत्र है इनका क्लासिफिकेशन जो है वो पराशरी में बहुत ज्यादा है. राहु के जो नक्षत्र आते हैं वो सारे के सारे अशुभ नक्षत्र है. आर्द्रा है, स्वाति है, शताभिषा है, जिसमें आपको शांति करनी ही पड़ती है. कुछ ना कुछ जब राहु नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट जो है वो जन्म के समय आता है. एकता जी, जब आपका बर्थ हुआ था तो आपके पेरेंट को किसी प्रकार का कोई चैलेंज आया था क्या? कुछ आपको ऐसा याद है, कोई ऐसी घटना हुई, इमीडिएट ट्रांसफर हो गई, जॉब लॉस या कुछ छोटा मोटा लॉस, या घर में कुछ अनवांटेड इफेक्ट ऐसा उस समय आया था? नहीं मैम, मैंने वैसे एक बार मम्मी से पूछा था तो उन्होंने बोला कि न्यू हाउस बाय किया था। अच्छा, तो मूवमेंट हुआ था तो जी। कुछ, लेकिन प्रेगनेंसी में या आपका जन्म होते ही इमीडिएटली शायद फैमिली में कोई चला गया या कुछ ऐसा? नहीं ऐसा नहीं, एक न्यू हाउस लिया था और जैसे डिस्प्यूट था फैमिली में ना, तो वो फिर मीन्स सब एक जैसे एक बात हो गई, सबसे सब नॉर्मल हो गया। तो हम्म. ये बताया मम्मी ने। ओके. कुछ ना हम्म। कुछ एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट वो आपको हाँ, देता है वैसे जब. मैंने कभी ऐसा पूछा नहीं, मे भी कुछ हुआ हो। हाँ, सडन हम्म। इवेंट कुछ ना कुछ हुआ होगा, आप उनसे पूछे, किसी से जी। झगड़ा फैमिली में प्रॉपर्टी के लिए जी। या कुछ ना कुछ वो नक्षत्र आपको आर्द्रा और शताभिषा है वो देता है. जी। वीनस के नक्षत्र में अगर जन्म होता है तो इमिडिएटली पेरेंट का प्रमोशन होता है या नई कार ली जाती है या घर खरीदते, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रेड उसमें होता है. सूर्य के नक्षत्र में अगर जन्म होगा तो ये चेंजेस किस में होते हैं? पेरेंट्स की लाइफ में होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति, वो जो सोल अपना भाग्य लेके उस फैमिली में आता है. फॉर फर्स्ट 5 years इट इज सेड कि उसका जो भाग्य है वो उसके फैमिली को मिलता है, क्योंकि उसके भाग्य से फैमिली को मिलेगा, क्योंकि वो उपभोग लेगा. मैं आपको मेरी बेटी का एग्जाम्पल देती हूँ. आई हैव नोटिस्ड इट एंड आई हैव लाइक एक्सपीरियंस इट मेनी ऑफ द टाइम. मेरे बेटे का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है. तो कृतिका नक्षत्र उसका जो है वो सूर्य का आता है और थोड़ा सा उग्र है. एंड उसके, ये दोनों का जो है ना बर्थडे में 2 महीने का फर्क है, मतलब एज में 4.5 साल का है. बट शी इज बोर्न इन टू ऑगस्ट एंड ही इज बोर्न इन टू जून. जब भी उसका जन्म की जो दशा थी उसके अनुसार जब भी उसका बर्थडे आता था, घर में ऐसा कोई सिचुएशन होता था कि वो सेलिब्रेशन हमको जबरदस्ती करना पड़ता था, कि दिस इज नॉट द, किसी का माइंड सेट रेडी नहीं है, बट वी जस्ट डोंट वांट टू मेक हिम अपसेट, तो हमें वो करना था एंड हमने हमेशा अच्छे से किया. ही डजंट नो द बैकग्राउंड स्ट्रगल, बट वी नो कि कुछ ना कुछ होता था. एंड मेरी बेटी का जो नक्षत्र आता है वो ऐसे आता है कि वेन एवर हर बर्थडे कम्स, राइट बिफोर 15 days एक बहुत बड़ा अमाउंट घर में आ जाता है. ये मैं 8 साल से नोटिस कर रही हूँ. एवरी ईयर वेन हर बर्थडे कम्स, राइट बिफोर हर बर्थडे 15 days एक बहुत बड़ा अमाउंट घर में आता है. इनफैक्ट उसके जन्म के समय मैंने बहुत ये एक्सपीरियंस किया, बिकॉज वी आर एस्ट्रोलॉजी, इन टू एस्ट्रोलॉजी, वी आर एस्ट्रोलॉजर. व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू एनालाइज, चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं उसका, मेरा जो डिलीवरी है वो पुणे में हुआ था, दैट इज 4 to 5 hours डिफरेंस फ्रॉम माई प्लेस, फ्रॉम मुंबई, एकता जी के लिए. तो जब मेरा डिलीवरी हुआ था, माई हस्बैंड केम टू मी एंड ही सेड इन द 3 o'clock इन द आफ्टरनून, ही सेड कि मुझे नया रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट मिल रहा है एंड द मीटिंग इज इन टू मुंबई बट आई विल पोस्टपोन इट टुमारो. तो मैंने उनको कहा था आप पोस्टपोन मत करो, अदर फैमिली इज हियर, यू गो नाउ, 3 to 4 hours में आप पहुंच जाओगे, यू कम बैक टुमारो अगेन. He was not ready, but I pushed him. He came to Mumbai. He reached to Mumbai 6:30 or something. बेटी का जन्म है आफ्टरनून 12:30 का. 12:30 उसका जन्म हुआ. 2:30 बजे मेरे पति को कॉल आया कि आप आज शाम को मिल सकते हो क्या. 6:30 he came back to Mumbai. It was a first meeting for his new restaurants finances.
फर्स्ट मीटिंग में यूजुअली क्या होता है कि उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, देन दे कीप 2 3 4 5 मीटिंग्स इट गोज टू गेट द मनी फ्रॉम द फाइनेंसर्स. 6:30 the meeting started. 7:30 my husband called me that the investors has given 40 lakh rupees check. दे सेड हमें कुछ नहीं देखना है, आधे में प्रेजेंटेशन रोक के उन्होंने कहा कि आप जगह ढूंढना शुरू कीजिए, दिस इज द पेमेंट. So this fast we saw the result. That is how nakshatras impact on the parents' life, because kids now she is not gonna go out and get some money. So what they do कि अच्छा या बुरा जो भी इम्पैक्ट है वो पेरेंट्स के लाइफ में आता है. कोई बच्चा अगर शनि के नक्षत्र में जन्म लेता है तो उनको बचपन में ही पोलियो होता है या कोई हेल्थ इश्यू होता है, कुछ ना कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम आता है जब वो नक्षत्र आता है, एंड लोअर बॉडी पार्ट का प्रॉब्लम आता है. तो हमारे आसपास जितने भी आपके फैमिली में है ना, उनका एनालाइज कीजिए, या आपके अपने बच्चे हैं या अपना जन्म कि उस समय कौन सी घटना हुई थी और क्या वो आपके नक्षत्र को कनेक्ट हो रही है या नहीं. ओके, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. मैम, ये साइबा के बेटे का भी कृतिका नक्षत्र, हम्म. फोर्थ चरण। और आपने अभी बताया कि इसका पूजा और इसकी पूजा भी होती है, तो हाँ, इसकी कुंडली किस टाइप तो की पूजा? साइबा को कोई भी नई चीज जब वो शुरू करते तो उसमें ऑब्स्टेकल आते हैं क्या बचपन से? उसका काम कोई भी हम स्टार्ट करते हैं ना, तो कभी भी पूरा नहीं होता। मीन कुछ ना नहीं कुछ कुछ होता, ना कुछ। एग्जैक्टली. साइबा का श्रेष्ठा नक्षत्र है। हाँ, तो ऑब्स्टेकल इमीडिएटली आ जाता है शुरू होने से पहले. हम्म। और अभी उसके बेटे का कृतिका है। उसके बेटे का कृतिका है. तो कृतिका हम्म। सूर्य का नक्षत्र है. उसके फादर को इमीडिएटली बर्थ के बाद कुछ बेनिफिट या कुछ हुआ, मैंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, या बट मैं ऑफिस में पूछूंगी। कुछ हुआ? मीन्स गेन। गेन या लॉस, कुछ भी एक पिरामिड, क्योंकि सूर्य कैसा है उस पर डिपेंड है ना. तो कृतिका अच्छा। की भी शांति बताई जाती वैसे सूर्य इसका फिफ्थ हाउस में है। है. मीन्स मोस्टली मेरे फिफ्थ हाउस में वीनस, सन, मरकुरी, मार्स, सब। तो उसके हस्बैंड को मतलब कुछ ऑफिस में कुछ हुआ होगा उनके कर्म स्थान में, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है. ठीक है, मैं पूछूंगी जरूर, फिर आपको हाँ बताती हूँ। हाँ जी। जी. आपको नक्षत्र के ट्रेड है उसको अपने जन्म से पहले जोड़ना है, उसके बाद फिर महादशा स्वामी से, चंद्र के नक्षत्र से, फिर थ्रू आउट द लाइफ वी कैन गेट द डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शंस. हम्म। एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग? पुराने वाले क्लास पे भी पूछा चले. मैडम ये हमें करियर चूज करना हो, हम्म. लेकिन अभी समझो कि मेरे हॉरोस्कोप से कुछ अलग ही करियर आता है, लेकिन मुझे हम्म. उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे समझो कि वास्तु करना है, तो हम्म. उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं हाँ, तो उसके लिए पहले क्या? हमें या ढूंढना तो है. उसमें हम कम कम कमाएंगे ऐसा कुछ? सोल्यूशन होता है उसके लिए. मान लीजिए कि देर आर टू वेज. एक करियर में हम जब देखते हैं तो एक हमें पसंद है जो हमारा हॉबी काउंट होता है, और दूसरा हमें पैसे देने वाला है. तो वी कैन यूज दिस एज अ रेमेडी. मान लीजिए कि आपको कोई, आप एक काम कीजिए, आप अपनी बात कर रहे हैं ना फिलहाल. हाँ यू शेयर मी योर हाँ बर्थ हाँ। डिटेल. कल के क्लास में हम ये प्रश्न कुंडली के साथ लेते, तो आपको एक्चुअली प्रॉपर उस पे एनलाइटमेंट आ जाएगा कि कैसे करना है, एंड देन आई विल गिव यू द रेमेडी इन द क्लास ओनली. ठीक क्योंकि है। क्या होता है ना कि करियर जब हम देखते हैं तो उसमें 3 4 अलग रूल बैठते हैं. एक तो हमारा सेवेंथ हाउस जो है, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, ये 4 घरों में अगर मैक्सिमम प्लैनेट है तो उस व्यक्ति ने बिजनेस करना चाहिए. अगर वहां पे ड्यूअल साइन के प्लैनेट है तो वो व्यक्ति जॉब करके बिजनेस कर सकता है. ऐसे सारे रूल अप्लाई करके हम चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्लैरिटी भी आएगी और ज्यादा समझ में आएगी. और एक होता है कि हमारी हॉबी, कि हमें एक चीज करना पसंद है लेकिन उससे पैसा नहीं मिलता है, और जो पसंद नहीं है उससे पैसा आता है. नाउ हाउ टू बैलेंस इट आउट. तो उसमें हमें एक ही नहीं, 3 4 ऑप्शन होते हैं. उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे कि यू सेड वास्तु कंसिडर. अब आपका वास्तु है, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट, बट वास्तु में आपने टीचिंग में जाना चाहिए या काउंसलिंग में जाना चाहिए या कंसल्टिंग में या डायरेक्टली रेमेडीज में. इस पे भी डिपेंड करेगा ना कि वास्तु आपको कहाँ से ज्यादा पैसे देगा. या तो वास्तु में आपको प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में. वी कैन डिफाइन दैट वे एंड गेट द आउटकम. सो यू जस्ट शेयर मी द रिजल्ट्स. कल के क्लास में हम आपका चार्ट लगा के
उस पे एनालाइज करेंगे करियर एस्ट्रोलॉजी पे कि कैसे करियर देखा जाए। तो उसके कुछ सूत्र हैं वो मैं आपको पहले शेयर करके रखूंगी कि उस चार्ट पे हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। पहला तो सूत्र है कि अगर आपके 7 8 9 10 घर में 2 या 3 ही प्लैनेट है, ज्यादा नहीं है, तो उस व्यक्ति ने अपना जॉब कभी भी नहीं छोड़ना है। आप बिजनेस में ट्राई करो नहीं करो, जॉब नहीं छोड़ना है। और अगर वहां 4 या 4 से ज्यादा प्लैनेट तो वो व्यक्ति जॉब कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो किसी का ऑर्डर सुन नहीं सकते, क्योंकि उनका सारा जो प्रबल पार्ट है वो वहां पे आता है। वाई? बिकॉज दैट इज साउथ वेस्ट जोन एज पर वास्तु। 7 to 10 लेके जो आता है वो साउथ वेस्ट जोन में आता है। साउथ वेस्ट इज द अर्थ एलिमेंट। तो वो आपका अगर कम प्लेनेट है या पाप ग्रह है तो वीक बन जाता है ना, तो आपकी कमांड उस चीज पे कम हो जाती है। तो उसी समय आप उसको वास्तु रेमेडी भी कर सकते हैं ना सेम टाइम पे टू गिव दिस प्रबल। मान लीजिए किसी के 2 ही हम्म प्लेनेट है और उनको बिजनेस ही करना है, उनको जॉब करना ही नहीं। सो व्हाट वी डू इज वी डू द करेक्शन इन द साउथ वेस्ट जोन, एंड उनके घर में किसका चार्ट प्रबल है उसके नाम पे बिजनेस शुरू करेंगे। एंड वी विल लेट्स से योर एग्जांपल ओनली कि हम्म मान लीजिए ऐसा है, तो हम आपको बताएंगे कि आप बिजनेस शुरू कीजिए, बट अपनी वाइफ के या बेटे के या बेटी के किसी के नाम पे शुरू कीजिए, एंड यू टेक अ फिक्स अमाउंट एज अ सैलरी। एंड ऑफ द डे बिजनेस आपका है, सब आपको ही मिलेगा, बट साइनिंग अथॉरिटी चेंज हो गया ना। योर वाइफ कैन डिनाई टू गिव यू दैट अमाउंट आफ्टरवर्ड। सो उनका चार्ट वहां एक्टिवेट हो गया। दैट मीन जो होने वाला लॉस है उतना नहीं होगा, एंड यू कैन रन द बिजनेस। बट वो आप दोनों का चार्ट सिंक्रोनाइज करके होता है। तो ऐसे हम उसको मॉडिफाई कुछ हद तक कर सकते हैं। बट जो 3 4 हमें ऑप्शंस करियर के आते हैं उसमें से ही एक ढूंढना पड़ता है। अदरवाइज अल्टीमेटली वी स्पेंड कपल ऑफ ईयर एंड वी कम बैक अगेन टू द ओल्ड पाथ। तो वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको एक बार एनालाइज करके बता सकते हैं कि आप यही कीजिए। मेरे पास जैसे एक सेम क्वेश्चन आया था, दैट गर्ल हर पेरेंट्स वांटेड हर टू बी सीए, और वो सीए का स्टडी भी कर रही थी, एंड शी वाज इन द सेकेंड ईयर। तो मैंने उनको चार्ट देख के बताया कि शी डजंट वांट टू डू सीए, यू मस्ट हैव फोर्स हर, क्योंकि उसकी कुंडली जो थी वो काफी आर्टिस्टिक थी। शी डोंट वांटेड टू डू सी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने उसको पूछा तुमको सीए को एडमिशन लेना है क्या, शी सेड यस, एंड इट्स सेकेंड ईयर एंड शी इज डूइंग क्वाइट गुड। ना उसकी राहु की दशा उधर ही आ रही थी, तो मैंने कहा आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु की दशा आई है और फिफ्थ को एक्टिवेट कर रही है, तो एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। 1.5 ईयर या 1 ईयर हो गया होगा, नेक्स्ट ईयर दे कॉल्ड एंड दे सेड कि उसका सब ठीक चल रहा था स्टडी, और अभी फाइनल एग्जाम आ गया है उसका फाइनल ईयर का। एंड सडनली शी सेड कि आप लोगों ने बताया इसलिए मैंने किया, मुझे तो फोटोग्राफी करना था। एंड शी लेफ्ट द स्टडीज एंड शी स्टार्टेड डूइंग फोटोग्राफी। तो ये जो घुमाव फिराव है ना, ये हम पहले एनालाइज करें कि हमें पैसा कौन सी फील्ड देगी और सेटिस्फेक्शन कौन सी देगी, देन वी कैन फाइंड आउट द मिड वे टू फिक्स दैट। तो आप मुझे वर्ड डिटेल शेयर कर दीजिए, एंड देन वी विल टेक इट इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास ओनली, वी विल टेक योर प्रश्न। क्योंकि दूसरा मैम क्या है, मेरा फैमिली बिजनेस था, हम्म। वो अभी 3 साल से बंद हो गया आफ्टर कोरोना। पूरा डाउनफॉल था और हम्म। मतलब फोर्सफुली मुझे बंद करना पड़ा। और डैड हम्म। भी 2022 में एक्सपायर हो गए और हम्म। 23 में मुझे बंद करना पड़ा। हम्म। तो उसके बाद मेरा यही है, क्रिस्टल्स वगैरह जो मैं बेचता हूँ वही सब है। तो उसमें ओके, अभी तो आप इसमें ही है वास्तव में वास्तु में। फुल फोकस करना है, मतलब ऐसा। अच्छा, सो और दिस हेल्थ इज का भी वेरी इशू गुड बहुत है। क्वेश्चन। दिस इज वेरी हेल्थ गुड का भी क्वेश्चन। बहुत इशू है। अच्छा, हाँ वो कल चार्ट देखेंगे तो आएगा ही सामने आप। सो वी कैन स्टार्ट दिस बैच विथ यूर चार्ट टू हाँ, एनालाइज। क्योंकि मैडम 40 इयर्स प्लस हो गए मेरे फैमिली बिजनेस को, और आज हमारा जैसे नाइकी के एडिडास है वैसे ब्रांड नेम है आज भी। ओके। जिसको हमारा हमारा ब्रांड चाहिए वो हमारा ही लेते हैं। हम्म। जो कुछ कुछ होता है मूवी था ना, उसमें हम्म। काजोल ने जो हेयरबैंड सब पहने थे वो हमारे ही हेयरबैंड। ओके। ओ अच्छा, बट फिर आप नहीं चला पा रहे हो उसको नहीं, मतलब इस कैसा वजह था कि से। सेल कुछ भी नहीं था। हम्म। सेल बहुत ही डाउन हो गया। और मिनिमम एक्सपेंस जो वर्कर्स को सैलरी दो, दूसरे हाँ। सब काम दो, कहाँ से लाए पैसा और कितना खींचे, तो भी 1 1.5 साल मैंने खींचा। हम्म। फिर एक लिमिट आ जाती है ना, फिर हम्म। बंद करना पड़ा। फिर तो मेरे ही वही फैमिली तो मेंबर्स आपके को दे चार्ट में दिया मैंने। मैच हो रहा है कि नहीं बिजनेस, ये भी तो देखना है ना कि आपके चार्ट में उस बिजनेस से पैसा है या नहीं। नहीं, क्योंकि क्योंकि वो क्या है, आपके, वो मेरे मॉम और डैड के नाम पे कंपनी थी। हाँ, बट जब वो आपके वो हाथ में आया प्रोपराइटर तब थे। बंद हो गया ना। हाँ। हाँ,
आपके हाथ में आया तब बंद हो गया, तो आपका चार्ट एक्टिवेट हो गया ना आपके एफर्ट से। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो आपके ओके। लिए सही था या नहीं, और नहीं था तो आपके लिए सही क्या है। हम्म। और जैसे आपने कहा कि आपको वास्तु में ही करना है, आप क्रिस्टल करें, तो वो कितना हद तक आपको पैसे देगा, दैट विल बी आवर मेन एनालिसिस। कितना सक्सेस आपको उसमें क्रिस, मिलेगा। क्रिस्टल का भी 2 साल बहुत अच्छा चला था, फिर क्या हो गया, एकदम ताला लग गया। ओके। आपकी तो मुझे दशा कौन लगता है सी कुछ चल और रही ही कुछ था। है, कौन और ही सी कुछ दशा था, चल ऐसा रही लग रहा है? ओके। था। याद नहीं है अभी। 2022 से पहले ही चालू था मेरा, और फिर बंद हो ओके, गया अचानक। कोई नहीं, आप मुझे डिटेल शेयर कर दीजिए, वी विल डू द एनालिसिस ऑन करियर ऑन दिस। ठीक है। एकता जी, आपको कोई सवाल है? No, बट जो मैंने आपको सिखाया है, व्हेन आई एम गोना पुट हिज चार्ट, फर्स्ट आई विल आस्क यू गाइस टू एनालाइज, आप है, जानवी है, जो भी ज्वाइन करेंगे, हाँ जी। जिनको आता है बेसिक, एंड देन आई गिव माय ओपिनियन। ओके मैम। या, ठीक है, तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, आई ड्रॉप द कुंडली इन द मॉर्निंग ओनली, जस्ट डोंट टेल अदर्स कि इनकी चार्ट है वो, वी विल जस्ट हम्म। ड्रॉप द चार्ट फॉर अ केस स्टडी। ठीक है। हम्म। ठीक है। ओके, तो आज हम रुकते हैं यहीं पे। और जो भी मैंने नक्षत्रों का बताया है उसको एक बार रिवाइंड कीजिए। कल भी क्लास होगी, और वीकेंड में भी मैं कल सबसे पूछ के थोड़ा सा हम इसको कवर कर लेंगे। ओके। ठीक है। आपका बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। शुभम थैंक यू भवत। मैम। शुभ। थैंक यू।